तब मैं क्या करता था, बाथरूम में कमेंट्री गुनगुनाता था। उन्होंने कहा कि यू वांट टू डू कमेंट्री, सिंपली गेट आउट। मुझे भगा दिया। महेंद्र अमरनाथ को आउट दे दिया तो लाला अमरनाथ जी को इतना गुस्सा आया। नीचे सब संगीनों ने लिए, सारे माशाल्लाह लगा हुआ, संगीन लिए, सारे सिपाही लोग खड़े रहते थे। और लाला जी नीचे उतरे और तुरंत बोला कि बेईमानों का देश है, बेईमान लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि क्या कहते हैं यहाँ पे। तो ब्रजेश पटेल ने एक बहुत तेज रफ्तार की अर्धशतक लगाया। तो ठीक मैदान पर जाकर उन्होंने उसको चुंबन ले लिया। तब अजीत वाडेकर ने एक बात नोट की। उन्होंने देखा कि ये जो बंदा है गैरी सोबर्स, ये रोज सुबह आता है, हमारे ड्रेसिंग रूम में आता है, सुनील गावस्कर के कंधे पर हाथ रखता है और फिर जाकर शतक ठोक देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा। किसी क्रिकेट मुकाबले में 22 गज की पिच पर सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं होती, कई दास्तानें लिखी जाती हैं। जी, इन पिचेस पर याद करने लायक कई किस्से लिखे जाते हैं और सबक लेने वाली कई इबारतें भी होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब टेलीविजन नहीं था, जब टीवी नहीं हुआ करती थी, तब इन किस्सों को आखिर कैसे आम लोग अपनी रूह में उतारते थे? जी, तब किस्से सुनाते थे कमेंटेटर्स। क्रिकेट के खेल का वर्णन करते हुए कमेंटेटर अपनी भाषा, अपनी शैली और अपने अंदाज में मैच का आंखों देखा हाल इस तरह से सुनाते थे कि सुनने वाली की आंखों में कभी खुशी तो कभी गम के आंसू होते थे और कभी वो रोमांचित होकर नाचने लग जाते थे। और ऐसे ही कमेंटेटर हैं सुशील दोषी जी। पद्मश्री से सम्मानित सुशील दोषी हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के पुरोधा हैं, जो बीते 56 सालों से ज्यादा वक्त से न केवल कमेंट्री कर रहे हैं बल्कि क्रिकेट के मैदान में जो घटे सैकड़ों अच्छे बुरे किस्से हैं उनके गवाह भी हैं। उन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी है, आंखों देखा हाल, और ये किताब इस समय मेरे हाथ में है। और ये एक ऐसी किताब है जिसमें उनकी अपनी कहानी के साथ में भारतीय क्रिकेट की कहानी भी चलती है। तो उनकी किताब के बहाने क्रिकेट के उन किस्सों की भी बात जो पद्मश्री सुशील दोषी जी की जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं। और आज हैं वो द किस्सा के इस मंच पर। उनसे हम जानेंगे क्रिकेट से जुड़े हुए बेहद दिलचस्प किस्से जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे, जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द किस्सा में। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। देखिए, क्रिकेट की यात्रा बड़ी दिलचस्प यात्रा होती है। भारत में आप तो जानते ही हैं क्रिकेट का कितना ज्यादा जुनून रहता है। आप रिक्शा चालक से बात करिए, होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात करिए या फिर मिल मजदूर से बात करिए, क्रिकेट के प्रति सभी को दिलचस्पी रहती है। और अब तो क्रिकेट देखिए, पहले जैसे फुटबॉल 100 देशों में खेला जाता था ना, T20 क्रिकेट जब से आया है, ये क्रिकेट अब वैश्विक खेल दुनिया भर में फैलने लगा है। सर, आप क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं और आपकी जो बायोग्राफी है आंखों देखा हाल, ये कहा जाए क्रिकेट की बायोग्राफी है, ये मेरे हाथ में है। हम क्रिकेट की किस्सों की तरफ जाए, लेकिन मैं चाहूंगी सबसे पहले सुशील दोषी जी का किस्सा हम समझते हैं, क्योंकि खासतौर से अगर हम कमेंट्री की अगर बात करते हैं, अपने आप में आपके वक्त में एक बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट और ये कहा जाए आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का इस तरह का एक प्रोफेशन, ये एक जरिया होगा। आखिर आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा मोड़ था जिसने आपको क्रिकेट की तरफ और कमेंट्री की तरफ मोड़ दिया? नहीं, आपने तो देखिए, आप जो ये बात करके मुझे भावुक कर दिया। मुझे याद है कि मैं छोटा बच्चा था, जैसे आप लोग कहीं हम बाथरूम्स में गीत गुनगुनाते हैं ना, गाना गुनगुनाने लगते हैं। मैं ऐसा पागल था क्रिकेट के पीछे। तब अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो होती नहीं थी। मैं तब 12-13 साल का रहा हूँ। तब मैं क्या करता था, बाथरूम में कमेंट्री गुनगुनाता था। जैसे बच्चे लोग क्रिकेट में जैसे गाना गुनगुनाते हैं ना, मैं कमेंट्री करता था लोगों के हिसाब से अंग्रेजी में। तो बचपन से शौक। फिर मुझे याद है, मैं कई क्रिकेटर्स के फोटो अपने एल्बम में इकट्ठे किया करता था। अच्छा। और बड़े प्यार से एल्बम में सजाता था। कई बार लाइब्रेरी जाकर चोरी करके और ब्लेड से काट के वहां से ले आता था, क्योंकि तब फोटोग्राफ्स आते नहीं थे। ये तमाम हरकतें मैं करता था, लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरी दीवानगी इतनी ज्यादा थी। और एक बार जब रिची बेनॉ की टीम आई सन 1959 में, 1959 में विश्व विजयी टीम थी रिची बेनॉ की। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी कि मुझे तो बाबूजी मैच देखना है किसी भी हालत में। माँ ने डांटा फटकारा, इसकी जिद पूरी मत किया करो, ये शरारती लड़का। लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं। उनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, उनको लेकिन अपने बेटे में दिलचस्पी थी।
तो वो उन्होंने कहा चलो मैं ले चलता हूँ उसको। तो गरीबी के दिन थे, 15 रुपए महीने का मकान में किराए से रहते थे, उसके बावजूद भी देखिए वो मेरी जिद पूरी करने के लिए बम्बई में ले गए, वेबोन स्टेडियम पर मैच था। और उनको पता नहीं था, उनको क्रिकेट में दिलचस्पी थी नहीं, मैंने कहा हाँ, हाँ। उनको पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर बाहर खड़े हैं तो 50,000 लोग अंदर बैठे और 50,000 लोग बाहर खड़े हैं अंदर घुसने की फिराक में। तो टिकट तो मिलते नहीं थे, लेकिन हम लोग वहां गए तो हमको टिकट मिला नहीं। पिताजी को बड़ी निराशा लगी। 4 दिन तक हम पिता पुत्र ब्रेबोन स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। अच्छा। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई, उसने पहचान लिया। पिताजी को कहा कि अरे आपको जुगाड़ नहीं हुआ क्या? मैं देख रहा हूँ 4 दिन से भटक रहे हो। और पिताजी ने कहा कि देखिए मुझे तो कोई परवाह नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं, बच्चे का दिल टूट जाएगा, ये इंदौर से आया है और बड़ी निराशा होगी मुझे भी और इसे भी, आप इसको किसी तरह से अंदर कर दो। तो उसने कहा कि अभी जो चाय पान के समय रेला आता है ना बाहर, उस रेले के साथ में इस बच्चे को अंदर कर देता हूँ, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। अब देखिए पिता तो पिता ही होते हैं ना जी। खुश हो गए, बोले हम बस इसको अंदर कर दो, बेटे को तो देखने का मौका मिल जाएगा। और वो वहां पर खड़े रहे। 90 मिनट का वक्त होता है चाय पान और खेल खत्म होने के बीच में टेस्ट मैचों में। तो 90 मिनट तक ये खड़े रहे कि बच्चा जब वापस बाहर आएगा तो कहीं घूम नहीं जाए इतनी भीड़ भड़क में। तो वहीं खड़े रहे एक ही जगह पर। और मैं अंदर चला गया, मैं तो इतनी संवेदना थी नहीं कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े। मैं अंदर चला गया, देखा मैंने विश्व विजयी टीम के नॉर्मन ओनील, नील हार्वे, जिनके फोटो में इकट्ठे करता था, और रिची बेनो, रे लिंडवाल। तबीयत खुश हो गई और सबको देखा, बड़ा खुश हो गया। वातावरण देखा, लोग नारे लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके खड़े हैं और तरह तरह की बातें हो रही। फिर मेरी नज़र कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी और मैंने पूछा किसी से कि यहाँ कौन कमेंट्री कर रहा है, तो किसी ने कहा कि बॉबी तलियार खां और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। मैंने सोचा यार क्या जगह है ये, बिल्कुल राइट एंड लाइन विद द विकेट, गेंद की हर हरकत यहाँ से दिखती है। तो मेरे मन में सोचा कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिल सकता है। ऐसे ही मन में सोचा, तब कमेंट्री तो कोई करता नहीं था। तब देखिए कई बार मैं कहता हूँ ना, जंगली सपने कैसे सच होते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से तब किया जब 1972-73 में टोनी लुइस की इंग्लैंड की टीम भारत आई। क्या बात है। तो ये कहते हैं ना, ब्रेबोन स्टेडियम से ब्रेबोन स्टेडियम तक की यात्रा, ये बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। मैं समझता हूँ कि हमेशा कहता हूँ, जैसे आप भी बात होती है तो आप भी कहती हैं कि खुली आंखों से सपने मत देखो, खुली आंखों से सपने देखो, बंद आंखों से सपने मत। बंद आंखों से जब सपने देखते हैं ना, तो नींद जब खुलती है तो बंद आंखों के सपने खत्म हो जाते हैं, लेकिन खुली आंखों से देखे सपने फिर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में वैसा करने की बड़ी शिद्दत से ताकत आ जाती है। तो मेरी जो इच्छा, मैं लोगों से ही कहता हूँ, नवयुवकों को, और आपके जरिए भी आप बात कर रहे हैं कि जो युवक युवतियाँ आगे बढ़ना चाहती किसी भी क्षेत्र में, खुली आंखों से सपने देखो और उनको पूरा करने की तरफ अग्रसर हो। क्या बात है। यानी कि मैं ये कहूँ कि जो एक कमेंट्री बॉक्स की तरफ आपने देखा था कि अच्छा यहाँ से कैसे कमेंट्री होती है, और उसके बाद से लेकर आपके नाम पर खुद एक कमेंट्री बॉक्स जो है वो समर्पित है, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है सर, कि आपने जिस जगह पर पहला मैच देखा वहां पे आपको मौका मिला। मैं वो एक्सपीरियंस आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो पहली बार हिचकिचाहट हुई होगी, नर्वस हुए होंगे, ऐसी वो कौन सी खास बात थी जो आपको लगा कि नहीं ठीक है आज आपका पैशन है और सपोर्ट मिला है? नहीं, अद्भुत। सबसे पहले तो मुझे उस पिता की याद आई जो मुझे पहली बार ले गए थे, और आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए, जो मैं कहना नहीं चाहता था, कई दफे कहता भी नहीं, लेकिन एक बहुत ही भावना से ओतप्रोत हो गया। और जब गया ना तो मैं 25 साल का था, अच्छा है ना, तब इतनी कम उम्र के कमेंटेटर्स होते नहीं थे। और जब मैं स्टेडियम के प्रवेश पत्र लेकर गया तब फोटो नहीं होते थे प्रवेश पत्र पर, खाली नाम लिखा होता था। तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि आप किसी और का चोरी करके लाए, आप हो ही नहीं सकते। अच्छा। इतनी कम उम्र का कमेंटेटर होता नहीं। ऐसे बड़े बड़े बाल थे मेरे उस समय, तो बिल्कुल सुमित्रा नंदन पद से प्रभावित थे, तो बड़े बड़े बाल थे और बड़ा विचित्र दिखता था। लेकिन वो उन्होंने कहा आप तो कमेंटेटर हो ही नहीं सकते, ऐसे तो मॉडर्न होते हैं, आप तो ऐसे चले आ रहे हो। फिर बुलाया आकाशवाणी वालों को, उन्होंने कहा नहीं ये लड़का कमेंट्री करता है, तब गए। तो ये बात हुई। और दूसरी बात ये भी हुई कि देखिए आप जब मध्यम वर्गीय परिवार से आगे बढ़ते हैं ना, जैसे आप भी हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, जब आगे बढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि जीवन ने एक रास्ता खोला है।
ईश्वर ने आपको भेजा है और मन में एक ख्याल आता है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखिए कितने ही तरह के जीव पैदा होते हैं दुनिया में, बिल्कुल। कोई गाय है, कोई बैल है, कोई सांड है, तरह तरह के लोग होते हैं। आपको मनुष्य बनाया और मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसने आपको भेजा है अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए। अगर आपने सबसे बढ़िया काम किया तो आपने ईश्वर के साथ न्याय किया और अगर आपने नहीं किया तो ईश्वर के साथ अन्याय किया, तो ये उसकी अवमानना है। ये मन में एक भावना है और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस क्षेत्र में। और दूसरी बात ये भी रही कि देखिए अंग्रेजी का जमाना था, हिंदी में तो कमेंट्री होती नहीं थी, आप भी जानती हैं। और मुझे लगा कि हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या खेल रहे हैं। तो ये कर्तव्य भी मैंने माना कि लोगों को सरल भाषा में समझाएं। खेल को, तकनीकी भाषा को आप हिंदी में सरल शब्दों में कैसे रखें कि क्या हो रहा है खेल क्या के हो रहा है, पे, कैसे क्या बैटमैन जैसे है। ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की तो मैंने देखा कि गेंद जो और ऑन साइड में चली गई तो क्यों हुआ। मैंने देखा कि बल्ले का हैंडल हाथ में घूम गया, इस कारण मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर चला गया। तो आपने ये नहीं कहा कि हैंडल मूव्ड इनटू हिज हैंड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं मतलब सोच रही थी कि ये बात पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दौर में आपने शुरू किया उस समय तो एक कल्चर बहुत डिफरेंट था। ऐसी कोई शब्दावली नहीं थी, कोई पैटर्न फिक्स नहीं था। और चूंकि अंग्रेजों का खेल हमेशा क्रिकेट को माना जाता है, लेकिन क्रिकेट फैंस भारत में बहुत ज्यादा संख्या में है। सर वो शब्दावली, वो नया पैटर्न, वो जुबान आपने कैसे क्रिएट की? नहीं, आपने बिल्कुल वो मेरा संघर्ष सामने ला दिया और जो कुछ मैंने जीवन में किया उसका सार ही है। देखिए मुझे जब पहली कमेंट्री की, मैं मेरे ख्याल से 18 साल का लड़का था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और तब भारत में पहली बार शुरू हुआ कि हिंदी में कमेंट्री करनी। तो सबने कहा कि हिंदी में हो ही नहीं सकता, जैसा आप कह रहे हैं फुट पाउंड सिस्टम का खेल है, फुट पाउंड सेकंड यानी FPS सिस्टम जिसको कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम। तो इसमें हिंदी का क्या काम, सारा सिस्टम ब्रिटिश है, अंग्रेजों का दिया हुआ खेल, और आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो कौन स्वीकार करेगा। लेकिन वो चूंकि सरकार का आदेश था तो करना था। मैं पहुंच गया और मुझे याद है कि मैं हाफ पैंट में चला गया वहां पर। अच्छा। स्टेशन डायरेक्टर के पास, तो स्टेशन डायरेक्टर को कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे देखा, अभी तक उनकी मुस्कुराहट मुझे याद है। उन्होंने कहा कि यू वांट टू डू कमेंट्री, सिंपली गेट आउट। मुझे भगा दिया। उन्होंने कहा कि ये अनुभव का काम है, तजुर्बे वाले लोग कमेंट्री करते हैं। पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स, थोड़े सफेद बाल लाओ तजुर्बे के, उसके बाद आना, चलो भागो यहाँ से। तो मैं तो देखिए कोई इज्जत की तो कोई बात नहीं थी, लड़के ही थे, वापस आ गया। फिर आखिरी दिन तक शायद कोई मिला नहीं, तो फिर मुझे बुलाया गया कि एक पागल लड़का आया था, शायद वही इज्जत बचा ले। तो मुझे बुलाया तो मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई, क्योंकि मैं अंग्रेजी में नकल करता था, बाथरूम में गुनगुनाता था। तो वो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कहा हमें हिंदी में करनी। अब हिंदी में तो मैंने सुनी नहीं थी, कभी की भी नहीं थी और किसी की सुनी भी नहीं, होती नहीं थी, सुनते कहाँ से। तो फिर मैंने कोशिश की। तब मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि यार अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चला लेगा, हमारा काम चल जाएगा। अच्छा। मैंने पहली कमेंट्री की और ये समझिए कि खामोश प्याले में तूफान आ गया। लोगों ने इतनी आलोचना की, किसी ने कहा कि भाई ये तो क्रिकेट की हत्या हो रही है, अच्छा। क्रिकेट की आत्मा को रौंद दिया जा रहा है। किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर भी कमेंट्री सीखें तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकते। ये अखबारों में छपा कि जिंदगी भर नहीं बन सकते, तो और अखबारों में छपा तो मन उदास हो गया। देखिए मध्यम वर्गीय परिवार से 18 साल का लड़का, और बाबूजी ने कहा यार काम करना हो तो ढंग से करो, नहीं तो अपना पहले ही अपने पास पैसे भी नहीं और नाम भी जा रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि जो या। तब उन्होंने एक बात कही जिसका आपकी बात पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में सोचना बंद करो, हिंदी में सोचो, क्रियाकलापों को देखो कि कौन खिलाड़ी क्या कर क्या रहा, और उस हिसाब से फिर अपनी वोकेबुलरी बनाओ। अब उन्होंने जैसे हमने बात की और आपस में तय किया कि जैसे स्क्वायर कट किया तो बैट्समैन करता क्या है, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर रहती है। बैटर जो बैट्समैन है अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और स्क्वायर कट करता है 4 रन के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि छोटे छोटे बातें और आपने सारी तकनीकी बातें हिंदी में बता दी। मतलब इसमें एक अंग्रेजी शब्द कहाँ है। लेकिन फिर एक बात ये भी हमने तय किया कि जो स्क्वायर कट है या फिर स्क्वायर लेग है,
अब लोगों का ये था, हिंदी वाले भी देखो, अंग्रेजी वाले तो पीछे पड़े थे और हिंदी वाले भी पीछे पड़े थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी करनी है तो फिर पूरी हिंदी करिए। ओह, तो स्क्वायर लेग को अब क्या वर्गाकार पैर कहेंगे, है ना, फाइन लेग को चिकने पांव कहेंगे, या सिले मिडॉन को क्या कहेंगे, मूर्ख मिडॉन कहेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता था। तो फिर हमने तय किया कि भाई जो मूल शब्दावली है अंग्रेजी, लेकिन बाकी क्रियाकलाप जितने भी हैं तकनीकी, उनको सरल हिंदी भाषा में महसूस करके महसूस कराएंगे। मुद्दा कुल मिलाकर ये कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है और आपके मन में संवेदना है और आप में अगर ये देखने की ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, देखने की क्षमता है कि कर क्या रहा है, और आप में वो बुद्धिमानी है। देखिए बुद्धिमानी की बहुत जरूरत होती है, तो बुद्धिमानी है कि सारी तकनीकी विधा आपको मालूम है, तो फिर शब्द अपने आप निकलते हैं। क्या बात तो ये हो गया सब काम जो हुआ ना। तो मुझे खुशी है कि आज जितनी भी कमेंट्री होती है हिंदुस्तान भारत में, तो अधिकांश कमेंट्री की शब्दावली जो बनाई है वो मेरे बनाई हुई शब्दावली पे क्रिकेट कमेंट्री चलती है। तो मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का घमंड नहीं है, इस बात की का एक विनम्र एहसास है कि ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम करने में कुछ हद तक मैं सफल हूँ। और मुझे लगता है सर आपने जो एक कदम आगे बढ़ाया था, अब उसके बाद में कई अलग अलग भाषाओं में हम देखते हैं जो कमेंट्री होती है। सर मैं अब आपके किस्सों की तरफ, क्रिकेट के किस्सों की तरफ आऊं, लेकिन आपने 18 साल से शुरू किया। अब वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए आपकी उम्र क्या है और अब तक कितनी कमेंट्री आप कर चुके हैं? नहीं, मैं उम्र तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ कि उम्र नहीं, प्रदर्शन लेके। क्या बात है, वाह। अगर ये भारत में ही होता है जो उम्र की बात करते हैं, तो प्रदर्शन अगर अच्छा है, आपकी आवाज में दम है, आपकी नजरें अगर तीखी हैं, आपके ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, आपकी गुणवत्ता सब तरह से अच्छी है, और आप सही शब्दों में, तो इस मामले में महाभारत का जो संजय है ना, उनको अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा। एक अंधे आदमी को अगर आप दृश्य बता सकें कि युद्ध किस तरह का हो रहा है, इससे बड़ी कमेंट्री तो कोई हो नहीं सकती। लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहला कमेंटेटर जॉन ऑर्लट था इंग्लैंड का, कोई कहता है कि एलन मैगलबरी था, कोई कहता है कि ब्रायन जॉनस्टन था, लेकिन मैं कहता हूँ सदियों पहले संजय असली कमेंटेटर थे। जो अंधे आदमी को अगर आप दृश्य दिखा सकें तो उससे पवित्र काम कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरे आदर्श हैं, क्योंकि आपको, मैं इसीलिए ये भी कहता हूँ कि कमेंट्री की कला सच बोलने की कला है, क्योंकि एक पवित्र कला है, क्योंकि आप मोमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह अपने क्षण ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, वो क्षण पैदा कर रहे हैं लोगों के सामने, और आपके शब्दों के जरिए चित्र पैदा हो रहा है। रेडियो कमेंट्री की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन पर तो खैर दृश्य दिखाई देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा। तो उस दौर में जब टेलीविजन नहीं था, तब मैंने ये काम कैसे किया मुझे भी आज समझ में नहीं आता, लेकिन ईश्वर ने मुझसे वो काम करा दिया। और वो भी सर ऐसे दौर में जब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, ऐसे दौर में जब ना इंस्टाग्राम था, ना फोन कॉल्स के लिए व्यवस्थाएं थी, ना कोई कोर्सेज थे, क्योंकि आजकल तो जरा सी चीजों को लेकर लोग कोर्सेज करते हैं, क्रैश कोर्स कीजिए और आप कमेंटेटर बन जाइए, आप वीडियो प्रेजेंटर बन जाइए। उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब तो पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। बिल्कुल, ये तो कहते हैं ना, ये कला जो है ना, ये अंदर से आती है, कोई इसमें आपको पैदा नहीं कर सकता। जो अच्छा बोलने वाले होते हैं ना, वो दिल से महसूस करते हैं अंदर से, और शब्द अपने आप फूटते हैं। इसमें 2-3 बातें होनी चाहिए कि आपको जिस भाषा में आप बात कर रहे हो वो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिस विषय में आप बात कर रहे हो उस विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि पहले क्या कहा था। जब आप झूठ बोलते हैं तो पहले ध्यान रखना पड़ता है कि पिछली बार क्या कहा था। तो सच बोलने की कला, दास सिंह डूंगरपुर इतने बड़े क्रिकेटर भी और बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया क्रिकेट, एक बार हम लोग कमेंट्री करते थे, उन्होंने किसी कमेंटेटर ने गलत बोल दिया कि वो ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ आई और वो बोल्ड हो गए, जबकि वो था मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ गई। तो वो लंच के समय मेरे साथ गए, प्रणव रॉय बैटर था उस समय, पंकज राय जी के बेटे, और टेस्ट मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच चल रहा था, और वहां जाकर पूछा कि वो गेंद क्या थी, उन्होंने बताया फिर आकर दर्शकों से, उन्होंने श्रोताओं से क्षमा मांगी। इतने बड़े आदमी। तब मेरे मन में घर कर गया कि क्रिकेट की कला में ये मत समझिए कि लोग नहीं देख रहे हैं और आपके शब्दों पर यकीन कर रहे हैं तो आप उन्हें धोखा दें।
लोग अगर आप ही को सुनते हैं, आप ही के विश्वास जो शब्द करते हैं, हैं उन्हीं के जरिए वो ये क्रिकेट को देखते हैं। विश्वासघात मत करिए, और अगर कहीं गलती हो गई तो आप क्षमा मांग लीजिए, उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लोग आपकी और प्रशंसा करेंगे। तो ये बात मैंने विनम्रता सीखी और सत्य के प्रति एक निष्ठा रखी कि कहीं कुछ असत्य बोल दिया हो तो उसको फिर से ठीक करो, ये मत करो कि उसको कवर अप कर लिया। तो ये एक जीवन में उद्देश्य की तरह पाला। सर, किताब में आपने सुनील गावस्कर जी का कई बार जिक्र किया है। सुनील गावस्कर एक तरह से आपके मित्र भी हैं, द ग्रेट क्रिकेटर भी हैं और कमेंटेटर भी हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से बताइए, और कि किस तरह के सुनील गावस्कर हैं, जब आपने उनको खेल के मैदान में देखा, वो किस तरह के क्रिकेटर है, ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता है? नहीं, बहुत वो तो क्या है, एक किस्से कहानी कहने में या किस्सा गोई करने में उनके बराबर कोई क्रिकेटर तो मैंने देखा नहीं। जब वो कहते हैं ना तो 25-30 लोगों को क्रिकेटर्स की भीड़ लग जाती, वो कहते हैं कि किस्से सुनाओ। अब एक तो मेरे सामने ही घटा था, तो मुझे याद है कि पाकिस्तान 1982 में, मैं 1978-82 दोनों बार पाकिस्तान गया था, और एक फतेह सिंह राव गायकवाड़ जो हमारी क्रिकेट टीम के मैनेजर थे, तो वो उन्होंने एक पार्टी दी, और उन्होंने पार्टी में सभी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया था। मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, सीधे साधे लड़के की तरह, छोटा ही था मैं। तो तभी देखा कि एक बड़ी भीड़ आई और हुजूम में से आवाज़ उठने लगी कि वो आ गई, वो आ गई। अब सबने देखा कि कौन आ गई भाई, ऐसा कौन आ गया? मेरी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, कौन आ गई? कोई सितारा आ गई क्या? कौन आ गई? तब देखा कि एक मिडिल एज्ड वुमन वहाँ पर आ रही थी, और गहमा गहमी सब तरफ हो रही। गायकवाड़ ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, और सनी भाई को मिलवाया कि हमारे कप्तान हैं सुनील गावस्कर हैं, दुनिया के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं, आप तो इनको जानती ही होंगी, दुनिया भर में इनका बड़ा नाम है, सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो इमरान खान और जहीर अब्बास को जानते हैं। तो सनी भाई जो है वो पहचान गए उपेक्षा का भाव, वो जानती थी लेकिन फिर भी जानबूझ के उन्होंने कहा था, ये उपेक्षा के भाव को उन्होंने पहचान लिया। फिर फतेह सिंह गायकवाड़ थोड़े से अटपटे हो गए, उन्होंने कहा कि सनी भाई आप तो इनको जानते ही होंगे, ये मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां है। तो सनी भाई जितने छोटे हैं ना कद के, उतने ही जमीन के अंदर भी हैं। अच्छा। उन्होंने तुरंत कहा कि जी नहीं, हम तो इन्हें नहीं जानते, हम लता मंगेशकर को जानते हैं। तो ये जो एक किस्सा है मेरे मन में, देखिए इससे दो बातें हुई कि विदेशी भूमि पर, पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ इतना वातावरण आपके खिलाफ है, वहाँ जाकर जब लोग अपना साहस भूल जाते हैं लेकिन अपना स्वाभिमान उन्होंने कायम रखा और बराबर सही जवाब देकर उन्हें चुप कराया, तो ये एक उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। फिर एक बार मुझे याद है कि इंदौर में एक फंक्शन था जिसे मैं ही कंडक्ट कर रहा था, तो वो सेंचुरी नहीं लग रही थी उनसे। आपको याद होगा कि 26-27 सेंचुरी के बाद वो अटक गए थे, बहुत दिनों तक फॉर्म उसका गायब हो गया था, और लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया था कि इनकी तकनीक में ये खामी आ गई है, वो खामी आ गई। तब किसी अखबार में लिखा था कि वी डोंट डिजर्व यू गावस्कर, कि आप इतने बड़े खिलाड़ी और हम इतने नादान हैं कि आपको आपकी आलोचना कर रहे हैं, इतने सेंचुरी मारी। तो मैंने वो बात फिर वो फंक्शन में, उसके बाद फिर उन्होंने मार्शल को खूब चौके छक्के जड़ के अपना शतक भी पूरा किया दिया, डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तब इंदौर में फंक्शन था और मैंने कहा कि मैंने वही बात है कि परहैप्स वी डोंट डिजर्व यू, इतने बड़े हो आप कि आप हमारे बीच में हो, हम इसके काबिल भी नहीं हैं। तो वो कह रहे, उन्होंने कहा कि देखिए भले ही मेरी बात काटी हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई बिलोंग टू दिस कंट्री, इस देश का मैं वासी हूँ और मैं इस देश के काबिल हूँ और ये देश मेरे काबिल है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए लोगों ने इनका निरादर किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश प्रेम की भावना उनमें आज भी बनी है। तो बिरले खिलाड़ी जो कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलते, वो बोलते इसलिए है कि वो सच्चाई है। तो ऐसे लोग कम होते हैं और ऐसे लोगों की सख्त कमी है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। सर, सुनील गावस्कर जी के साथ में आपने कमेंट्री की, तो ऐसा उनका क्या खास अंदाज आपको ऐसा लगता है, या फिर अगर आप उनके अंदाज में कुछ अगर बताएं कि वो उनका क्या टोन रहता है, और सबसे शानदार आपके साथ में कौन सा उनका एक्सपीरियंस? नहीं, वो देखिए मैंने कमेंट्री तो उनके साथ नहीं की, लेकिन क्या था, वो अंग्रेजी में करते थे कमेंट्री, तब मैं हिंदी में करता था। साउथ अफ्रीका में हम लोग साथ गए थे। मुझे एक गलतफहमी हो गई थी एक बार, वो ये हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लोकप्रिय हो गया हूँ, और अब
वो इस कारण हो गया था कि जब हर बार हम बात करते थे ना, तो वो कहते थे सुशील दोषी के कमरे में जाकर बात करते हैं हम लोग यार। तो मुझे लगा था कि मेरी बड़ी इज्जत हो गई आजकल, तो मैं बड़ा कमेंटेटर हो गया हूँ। तो वो जब दौरा कंप्लीट हुआ तब समझ में आया मुझे, मोहिंदर अमरनाथ ने तब बताया कि वास्तव में तेरे कमरे में इसलिए जाते थे हम क्योंकि इंदौर का सेव मिक्सचर और चिवड़ा तेरे कमरे में था। ये कभी मत समझना कि तू बहुत लोकप्रिय कमेंटेटर। ऐसी कई बातें हो जाती हैं, लेकिन एक बात जो मैं कभी नहीं भूलता, उन्होंने मुझे कहा था, एक बार हम बैठे थे और बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो बोले कि देखो भाई, दुनिया कहती है कि मैं इतना बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, दुनिया मेरी मुरीद है, मेरी तकनीक बहुत अच्छी है, इतने फास्ट बॉलर को बिना हेलमेट के मैंने खेला है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जब आखिरी वक्त जब भी आया, चार आदमी अगर ये बोलने लगे कि मैं अच्छा आदमी था, तो मेरा जीवन सफल मानूंगा। तो ये मेरे बात समझ में आ गई कि लोकप्रिय आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। तो ये अच्छे आदमी की हर कीमत, बड़ी कीमत रहती है किसी भी वक्त में, किसी भी काल में। तो ये मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक बने, मतलब अब बेदाग जिंदगी हो, भले ही बहुत लोकप्रिय नहीं हो, लेकिन जिंदगी में कोई दाग नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी बात है सर। आपने क्योंकि पाकिस्तान का भी जिक्र किया तो एक और किस्सा जरूर याद आता है। जब पाकिस्तान में मैच चल रहा था और एम्पायर बदमाशी कर रहे थे, लाला अमरनाथ वहां पर जो पाकिस्तानी पुलिस वाले थे उनकी बंदूक को कोने में करते हुए वो मैदान पर जाते हैं। सब वो क्या हुआ था? उसके बाद में आपकी लाला अमरनाथ जी से बात हाँ जी हाँ, उनसे तो मेरा बहुत पारिवारिक रिश्ता है। अभी भी मैं उनके परिवार में काफी घुला मिला रहता हूँ। बल्कि मैं चंदू सरवटे साहब के साथ एक बार उनके घर गया था और बाद में 30 साल बाद उनकी माताजी से मिला, मोहिंदर अमरनाथ की माताजी, मतलब लाला अमरनाथ जी की पत्नी से। तो उन्होंने पहचान लिया था कि बेटा तू 30 साल पहले चंदू सरवटे साहब के साथ आया था ना हमारे घर। तो वो उनकी और बड़े दोहे चौपाई, कंठस्थ 500 दोहे चौपाई बोल देती थी। लेकिन लाला अमरनाथ की जो बात कर रही हैं आप, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में, तो वो मुझे याद है कि मोहिंदर ने मुझे कहा था, मेरे अच्छे मित्र हैं और मुझे बहुत चाहते थे, मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ। तो उन मुझे कहा था लाला जी का जरा ध्यान रखना तुम। तो लाला जी भी गए थे, तो मैं कमेंट्री के लिए गया था, तो मैं ध्यान रखता था साधारणतः। और मोहिंदर को गलत आउट दे दी, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी गेंद और उनको पैड पर लगी। और देखिए ऑफ स्टंप के बाहर अगर स्ट्राइक होती है ना पैड पर और आप खेल रहे होते हैं, तो फिर आपको आउट दिया ही नहीं जाता एज पर लॉ ऑफ द गेम। उनको आउट दे दिया और ऐसे कई खिलाड़ियों को आउट दे दिया। मोहिंदर अमरनाथ को आउट दे दिया, तो लाला अमरनाथ जी को इतना गुस्सा आया, नीचे सब संगीनों में लिए, सारे माशाल्लाह लगा हुआ संगीन लिए, सारे सिपाही लोग खड़े रहते थे। और लाला जी नीचे उतरे और तुरंत बोला कि बेईमानों का देश है, बेईमान लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि क्या कहते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान जैसा देश और संगीनें लेकर खड़े हैं यहाँ पे, और कहीं किसी को कुछ गुस्सा आ गया तो हादसा ना हो जाए। लेकिन वो मैंने देखा उनकी लोकप्रियता इतनी अद्भुत थी, तो लोग भी सब हंस रहे थे। और मुझे याद है कि जो जियाउल हक थे ना, उन्होंने एक समारोह मेरे सामने उन्होंने कहा कि लाला जी आप पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय हो कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ो तो आप चुनाव जीत जाओगे लाहौर से। इतने ज्यादा लोकप्रिय। में लाहौर में अनारकली बाजार उनके साथ गया, तो कोई पैसा लेने को तैयार नहीं। कितनी भी चीजें, कितने भी मेवा, कितनी भी साड़ियाँ खरीदो, कोई उनसे पैसे नहीं देते थे। अच्छा। और मुझे भी फायदा हुआ उनके साथ जाने से। तो ये तमाम चीजें, लाला जी एक अद्भुत आदमी और उनका बड़ा सम्मान पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा था। सर पाकिस्तान जब गए तब थोड़ा डर या खौफ, क्योंकि उस समय तो एक अलग सिचुएशन रहती थी भाई, लोगों के दिमाग में पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही छवि भी बनी हुई। हालांकि क्रिकेट की बात अलग है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस वहां पर कैसा था? हाँ नहीं, मुझे दो बातें याद है कि एक तो 1982 में कराची टेस्ट मैच के बाद टाइम पर वहां पर क्या हो गया था कि कुछ हुड़दंगियों ने पिच खोद दी। अच्छा। और आंसू गैस छोड़ दिए और मैदान के बीचों बीच आ गए। अब खिलाड़ियों को तो सब लोगों ने कवर कर लिया, और सब जो पुलिस वाले थे, जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उनको कवर कर लिया। लेकिन हमें कहा गया कि आप कमेंट्री करते रहो। अब देखिए अश्रु गैस के गोले छूट रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, नरोत्तम पुरी और मैं कमेंट्री कर रहे हैं, आंखों में से आंसू बहते हुए। लेकिन देश के लिए काम करना, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि देश के लिए काम करने का जज्बा क्या होता है। और देखिए कोई हुड़दंगियों को क्या, हमारे तो कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। सही बात है। अगर कोई, उनके पास हथियार भी थे, तो अब क्या करते? अगर हमारी तरफ कोई मुखातिब होता
तो कौन हमें बचा था। लेकिन फिर भी वो काम किया। मैं इसे गर्व नहीं कहता हूँ, हर भारतीय को ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई ऐसा विशेष काम किया, लेकिन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिसको कहते हैं ना, मैंने एक ये काम भी किया। और एक किस्सा मैं आपको ना कहूँ तो आपको भी मजा नहीं आएगा। प्लीज प्लीज बताइए। वेस्ट इंडीज में भारत 1-0 से आगे था। आपको याद होगा 1971 में भारत ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को हरा दिया था। और पहली बार देश भर में इनका स्वागत हुआ। बंबई की सड़कें वैसे ही पटी थी जैसे अभी पटी, वैसे की वैसी पूरी सड़कों पर अजीत वाडेकर की टीम का स्वागत हुआ था उस समय। तो वो एक अद्भुत बात थी, इंग्लैंड में हरा दिया। इंदौर का जो विजय बल्ला है ना, उसी के कारण बना हुआ, उसी समय के कारण। आप तो खुद इंदौर की जी। तो उस समय मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज से मैच होता, 1-0 से भारत आगे था सीरीज में। और आखिरी टेस्ट मैच अगर भारत ड्रॉ भी कर लेता या मैच जीत भी जाता है तो फिर वो सीरीज पे कब्जा कर सकता था, जो कि भारत आखिरकार जीता। तो उस समय आखिरी दिन 262 रन बनाने थे वेस्ट इंडीज में, और गैरी सोबर्स 2 सेंचुरी लगा चुका था। और वो मैच में आने वाले 262 रन एक दिन में तो बन सकते थे। भारत हार की जगह पर पहुंच रहा था। तब अजीत वाडेकर ने एक बात नोट की। उन्होंने देखा कि ये जो बंदा है गैरी सोबर्स, ये रोज सुबह आता है, हमारे ड्रेसिंग रूम में आता है, सुनील गावस्कर के कंधे पर हाथ रखता है और फिर जाकर शतक ठोक देता है। तो 2 सेंचुरीज वो बना चुका है। तो उसने आखिरी दिन देखा कि इतना क्रूशियल डे था, 262 रन बना। उन्होंने देखा गैरी आ रहा है, तो उन्होंने कहा सनी कहाँ पे? वहाँ सनी तो बाथरूम में, किसी ने कहा। तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी और सनी से कहा कि चुप रहना तुम। अब वो गैरी आए, उन्होंने कहा भाई सनी, वेयर इज सनी? सबको कहा विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, वेयर इज सनी? तो अजीत ने कहा कि वी डोंट नो, ही मस्ट हैव गॉन समवेयर। उस दिन बिना कंधे पर हाथ लगाए वो मैदान पर चले गए। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब वो सनी बाद में बाहर जब निकले बाथरूम से, उन्होंने कहा यार अजीब बात करते हो, वो तो मुझे छूने की बात होती तो वो तो ग्राउंड पे भी छू सकता था। तो अजीत वाडेकर ने कहा ग्राउंड पे छूने से वो बात नहीं बनती है, वो सेंचुरी तभी लगाता है जो अपने ड्रेसिंग रूम में आकर कंधे पर हाथ छूता है और तुरंत जाकर सेंचुरी लगाता है। देखो 0 पर आउट हो गया। तो ये खिलाड़ी भी जो होता है इस तरह की मान्यताएं रखते हैं। कोई एक जगह पे बैठना, कोई अच्छा खेल रहा हो, अलग अलग जगह नहीं बैठना। तो कई चीजें ऐसी होती है जो आप कभी भूलते नहीं। सर तभी हम देखते हैं कई बार लकी नंबर्स को लेकर बैटमैन जो है बैटिंग का तरीका, वो बहुत एक पैटर्न, शायद वो भी ये कहा जाए जो छोटे छोटे जो टोटके होते हैं, क्या वो भी मानते हैं क्रिकेटर? बहुत सब मानते, हर एक का। जैसे कोई बायां पैड पहले बांधेगा, अच्छा, कोई दाहिना पैड पहले बांधेगा, कोई जैसे आप टेनिस में भी देखा होगा कि पहले एक व्यक्ति उठता है उसके बाद दूसरा उठता है। तो अपने जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें से भी ऐसा जो सबसे ज्यादा ऐसी हर एक का अपना रहता है। तेंदुलकर का अलग रहता है, कौन सा पैड पहले कौन सा। और जो 2 खिलाड़ी जाते हैं ना, तो बाईं तरफ कौन रहेगा, दाहिने तरफ कौन रहेगा। और कई बार ये होता है कि दोनों की आदत रहती है कि मैं दाहिने रहूं, तब क्या करें। तो ऐसा सनी भाई के साथ भी हुआ, वो चेतन चौहान एक ही तरह से जाते थे। तो ये तमाम चीजें जो है इनको, ये देखिए आप कितने भी बड़े सितारे हैं, हमें लगता है, लेकिन वो होते हैं अंदर से आम इंसान ही होते हैं। और इंसानी भावनाएं, इंसानी खूबसूरतियां, इंसानी ताकत और इंसानी कमजोरियां उनमें भी होती है। सर आपने, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आप सुना रहे हैं, तो आपने इतने, मुझे लगता है आपने सैकड़ों हजारों आपने अभी तक कमेंट्रीज की हैं। ऐसे कौन से मैच जिसमें आपको सबसे शानदार मजा आया? 2, एक तो बहुत शानदार मजा आया जिसको देखकर ही आपको एकदम उत्साह से भर गए हो आप, कि खेल के मैदान पे एक अलग रोमांच चल रहा है, वही रोमांच आपके अंदर और शब्दों में भी है। और ऐसा कौन सा मैच जो आपको गूज़बम्प्स लेकर आए, रोंगटे खड़े कर रहा हो? नहीं, एक तो 1979 ओवल टेस्ट मैच, वो सनी गावस्कर, फिर अगेन आप कहेंगे कि सुनील गावस्कर के आप बड़े प्रशंसक हैं। 221 रन बनाए थे उन्होंने उस मैच में, और भारत को जीत के लिए 438 रन बनाने थे आखिरी दिन। मतलब तब भारत इतने रन बनाता ही नहीं, दुनिया में किसी टीम ने आखिरी पारी में इंग्लैंड में जाकर इतने रन बनाए नहीं थे। तो हो ही नहीं सकता, अखबारों ने तो लिख दिया था कि भारत हार रहा। उस समय भारत जीत की तरफ बढ़ गया, 360 रन पर 1 विकेट था। अच्छा। और भारत बिल्कुल जीत रहा था। सनी गावस्कर ने और साथ में चेतन चौहान ने मिलकर एक बहुत बड़ी भागीदारी कर ली और भारत बिल्कुल जीत के राह पे। जब 60 रन बचे थे ना और भारत बिल्कुल जीत रहा था, तब हमने देखा कि कई लोग मैदान से बाहर जा रहे हैं।
तो मुझसे रहा नहीं गया कि इतना इंटरेस्टिंग मैच है, हाउ कैन दे लीव द मैच एट दिस स्टेज, इतना एक्साइटिंग मैच चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, यू नो इट्स सच एन एक्साइटिंग स्टेज फॉर द मैच। तो उसमें एक ने कहा कि देखिए साहब, वी हैव हार्ट प्रॉब्लम, हमें दिल की बीमारी है, और हमारे डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि इस तरह का कोई भी दबाव अपने दिल पर लेना नहीं, अन्यथा आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तब मुझे याद है, तब देखिए हम कमेंटेटर्स लोग कई चीज़ें खेल के मैदान से भी पकड़कर अपने श्रोताओं को बताते हैं। तब मुझे याद है कि मैंने कहा था कि ये मैच अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया, एक आवाज़ में कंपन पैदा करके, और शायद वो डॉक्टर्स सलाह दे रहे होंगे अपने मरीजों को जिनको दिल की बीमारी है कि ये मैच को सुनना बंद कर दे, देखना बंद कर दें, क्योंकि अगर ये मैच को देखेंगे तो ये उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ये बात मैंने कही क्योंकि मुझे मालूम था भारतीय तो और ज़्यादा भावुक होते हैं, उनके साथ भी यही बात हो रही होगी, तो मैं भारतीय लोगों के लिए कहा था। और वो बात इतनी घर कर गई कि मैं जब वापस आया ना, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मुझे गले लगा लिया बम्बई में, बोले आज आपने हिंदी कमेंट्री को एक नया प्रतिमान दिया। एयरपोर्ट पे आया तो सारे कस्टम्स अधिकारी वही बात कर रहे थे कि साहब आपने दिल की बीमारी को एक तरह से वो कुरेद दिया और सारे लोगों को एक तरह से रोमांचित कर दिया। तो ये जो मैं समझता हूँ हिंदी कमेंट्री की बहुत बड़ी जीत थी, और मुझे इस बात की खुशी रही कि मैं प्रसिद्ध हुआ, इस बात की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन हिंदी का परचम आगे बढ़ रहा है, इस बात का मुझे बहुत एक उल्लास रहा, मन में खुशी रही। सर, आपकी किताब में भी धर्मवीर भारती का अलग अलग जगहों पर आपने उनका जिक्र किया है, मतलब मुझे लगता है कि आप पर्सनली भी उनके साथ में काफी कनेक्टेड हैं, वो भी क्रिकेट के साथ में कनेक्टेड है। नहीं, वो थे, और हिंदी भाषा के प्रति उनको बड़ा प्रेम था। देखिए, उनको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो हिंदी में दिलचस्पी थी। उनको लग रहा था कि मैं और जसदेव सिंह ये हिंदी का काम कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए लिखते थे धर्मयुग के लिए, तो वो हिंदी के किसी भी काम के लिए अपनी तरफ से पूरा वो काफी सहयोग देते थे और समर्थन देते थे। और उस समय धर्मयुग बहुत बड़ी बात होती थी। धर्मयुग में लेख छपना यानी सारे शहर में और सारे देश में आप प्रसिद्ध हो जाना, 4-4, 5-5 लाख एक, और हर घर में एक प्रसिद्ध पत्रिका के रूप में एक स्टेटस सिंबल की तरह रखा जाता था। तो उस समय मैंने बहुत लिखा उनके लिए। सर हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को जरूर समझना चाह रहे होंगे, आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं कमेंट्री या कमेंटेटर्स को बड़ा फैसिनेटिंग सा है, ऐसा लगता है कि वेल अर्निंग वाला ये प्रोफेशन है। और आजकल क्योंकि एक है भी, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आपने जब शुरुआत की आकाशवाणी में, आपको पहले जो कमेंट्री थी उसमें आपको पहली बार कितना पेमेंट मिला था? 15 रुपए प्रतिदिन में मैंने कमेंट्री की। 15 रुपए प्रतिदिन में। और देखिए, एक अलग जुनून के साथ कमेंट्री की, और एक जिसको कहते हैं ना, एक मिशन के साथ कमेंट्री की, मैन ऑन ए मिशन, उस तरह से कमेंट्री का काम किया। उत्साह बहुत था, उत्साह, पैसा नहीं था लेकिन उत्साह था, पवित्र भावना थी मन में, उस तरह से काम किया। और तभी काम हो पाते हैं, इस तरह के काम वैसे होंगे। और आपने हिंदी की बात की, और जिस हिंदी को हमने इतना आगे बढ़ाया, फिर एक छोटी सी कहानी कमेंट्री के बारे में अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में सुनील गावस्कर खेलते थे 86 रन पर, और मैं कर रहा था कमेंट्री, और रेडियो की कमेंट्री के दिन थे और शाम का वक्त हो रहा था। तो मैंने कहा कि सूरज ढल रहा, शाम का वक्त है, खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही है मैदान पर, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ अभी भी विद्यमान है। अब देखिए, एक तरफ से दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू की, और अंग्रेज खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर खड़ा था उसने लोगों से बोला, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर पीपल क्लैपिंग, देयर इज नथिंग हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो एक जो अंग्रेजी समझने वाले दर्शक ने बताया कि हिंदी कमेंटेटर हैज सेड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टुडे। तो वो एक दिन था जिसके हिंदी की बात है। और आज जो एक प्रश्न शायद आप करना चाह रही हैं, अभी तक किया नहीं, वो ये कि क्रिकेटर्स आज हिंदी कर रहे हैं। भाई, जिस हिंदी को हमने स्थापित किया, आज हिंदी के प्रति वो सम्मान नहीं रखते हैं जिसके लिए वो पैसा कमा रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि आपको उस भाषा का सम्मान करना चाहिए जो आपको रोजी रोटी कमा रहा है या आपके ग्लैमर में वृद्धि कर रहा है। अभी लोग कहते हैं हिंदी भी कोई भाषा है, कई क्रिकेटर्स। तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे कोई खिलाड़ी
घायल हो गया। मैं कमेंट्री सुन रहा था, एक क्रिकेटर, बड़े क्रिकेटर हैं, कमेंट्री कर रहे थे, वो घायल हो गया तो उसकी चाल थोड़ा बाएं दाएं लड़खड़ाने लगा। फील्डिंग करते वक्त जब आप डाइव करते हैं ना तो फिर पैर में मुचका जाता है, जिसको कहते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा बांका चलने लगा खिलाड़ी। तो हमारे कमेंटेटर बंधु ने कहा कि उनका चाल चलन खराब हो गया है। ठीक है, अब चाल चलन तो आप जानते हैं ना, तो उन्हें चरित्र ही खराब हो गया। तो ये इस तरह की कमेंट्री, या किसी ने कहा, किसी ने शतक लगा दिया, सारे दर्शक खड़े होकर, और सारे दर्शक खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर, उनकी शतक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर। तो अब ये आप क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा के साथ तो अन्याय कर रहे हैं सर। लेकिन फिर भी उन्हें पैसा तो बहुत अच्छा पैसा फिर भी मिलता, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिकेटर्स को रखने से, देखिए कई क्रिकेटर सीखना भी चाहते हैं, लेकिन कई क्रिकेटर नहीं सीखे। मुझे इस मामले में वीवीएस लक्ष्मण, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, साउथ इंडियन, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं आपसे हिंदी कमेंट्री सीखना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए। और जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हिंदी भी कोई भाषा है, किसी भी तरह से बोल लो। उत्तर प्रदेश में अलग तरह से बोली जाती है, दक्षिण में अलग तरह से बोली जाती है। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी एक, जिसको कहते हैं ना, देश के लिए बुरी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे सुकरात ने कहा है कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है, सबसे पहले उसकी भाषा को खराब करिए। भाषा खराब करने का काम हो रहा है, तो ये जो, इसको कहीं न कहीं लोगों को रोकना चाहिए। और सर, जैसे आपने बताया कि जो लक्ष्मण जी हैं, उनका आपके पास में फोन आया, ऐसे और भी कोई क्रिकेटर्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, जो चाहते हो आपकी उस शैली को सीखना, कि हाँ हम आपके अंदाज को, हम आपकी शैली को और दुर्भाग्य से क्रिकेटर्स तो कई क्रिकेटर्स, मुझे किसी ने कहा है कि क्रिकेटर्स मेरे जो टेप लेके सुनते हैं, अच्छा। लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं। मुझे रवि शास्त्री जी ने एक बार जरूर कहा था कि गिव मी सुशील दोषी फॉर सम डेज एंड देन आई विल टेल यू हाउ कैन आई मॉड्यूलेट द होल थिंग। वो ही इज अ मॉड्यूलेटर, आई आल्सो मॉड्यूलेट, यू नो। ये उन्होंने, आई थॉट इट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने जरूर कहा। बाकी तो कोई अपने आप ही बड़े लोग हैं, तो कोई सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। सर, क्रिकेट की दीवानगी पर मैं आती हूँ, क्योंकि आपने तो कई मैचेस को कई ग्राउंड के साथ में, कई टीवी स्क्रीन के साथ में देखा होगा। क्रिकेट की दीवानगी हर किसी में है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर ये कहा जाए बॉलीवुड में ज्यादा नजर आता है। यही अभी भी हम देखते हैं कि जब क्रिकेट स्टेडियम में जब कैमरे इधर उधर होते हैं तो कई सेलिब्रिटीज, कई एक्ट्रेसेस नजर आती है, और अब तो हालांकि उनके फिर लिंकअप की भी कई खबरें आती है। सर, आपके टाइम पे भी ऐसी दीवानगी किसी एक्टर एक्ट्रेस की नजर आती थी उन खिलाड़ियों के साथ? बिल्कुल। जब पहला टेस्ट मैच मैंने किया ना बम्बई के ब्रिबॉन स्टेडियम का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मेरे आगे ही, ठीक आगे बैठे थे आप ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया। अच्छा। तब तो बिल्कुल जवान थे, लड़के थे, और उनको बॉबी के लिए कास्ट किया था उस समय। तब ये पर्दे पर भी नहीं आए थे, लेकिन मैंने उनको देखा था, बड़े खूबसूरत दिख रहे थे। विनोद खन्ना हमारे आगे बैठे थे, वो भी दिखाई दिए। और डेविड, जो गंजे से थे ना, डेविड, वो वहां आगे लेके, और 50-100 का उनका ग्रुप, मतलब जो बॉलीवुड के तमाम ये लोग वहां पर उपस्थित रहते। ये उस समय की बात। अभी तो सारे फिल्म स्टार, देखो कई कारणों से, अभी तो क्या है, फिल्मी सितारों से भी ज्यादा पैसा क्रिकेटर्स कमा रहे हैं। कई बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, तो वो क्रिकेटर्स, ये फिल्मी हस्तियां और एक्ट्रेसेस भी है, किसी तरह जुड़े रहना चाहती है क्रिकेटर्स के साथ, शक्ल सूरत न हो तो भी, ताकि क्या है, उनको एक टीआरपी मिलती है। अच्छा। और वो एक रहता है, देखिए आजकल वो मोहब्बत और वो पैसा मुख्य बात हो गई है। सर, एक और किस्सा आपने अपनी किताब में लिखा है, इसमें ब्रजेश पटेल का किस्सा है, जब एक लड़की मैदान पे आती है और उनको किस करने के लिए ब्रजेश पटेल शर्मा जाते हैं। सर, वो किस्सा क्या था? नहीं, वो तो मैं कमेंट्री कर रहा था, 1975 की बात है, देखिए, और तब मैं भी छोटा ही था, 1975 में तो छोटा ही था मैं भी। जी जी। और एक लड़की जो हमारे पीछे से ही उठकर आई थी, तो थोड़ी आशा तो मुझे भी बंधी, वो तो सीधी ग्राउंड पर चली गई। वो ग्राउंड पर चली गई, और ब्रजेश पटेल ने एक बहुत तेज रफ्तार की अर्धशतक लगाया, और सारे दर्शक रोमांचित हो गए थे, जिस तरह के स्ट्रोक्स वो लगा रहे थे। तो ठीक मैदान पर जाकर उन्होंने उसको चुंबन ले लिया। उस समय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, सारा स्टेडियम स्तब्ध रह गया था। और ब्रजेश पटेल तो मेरे मित्र हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो लालचट हो गए, बिल्कुल समझ में नहीं आया शब्द से कि क्या करूं। तो ये एक घटना, और उस समय सबसे बड़ी बात एक कमेंटेटर के लिए थी कि आप इस तरह के दृश्यों पर कमेंट्री नहीं कर सकते, कैसे उसको बताएं क्या चल रहा है। तो ये उसको बड़ा, ये मुश्किल क्षण था ये भी।
तो ये हुआ क्रिकेट के मैदान में। अब्बास अली बेग का मैंने सुना था कि उसके साथ भी यही हुआ था, लेकिन ये तो मेरी आंखों के सामने हुआ था। अच्छा सर, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर बहुत गजब का क्रेज है। MS धोनी, इवन सचिन तेंदुलकर हुए, MS धोनी, विराट कोहली, और इन सब के लिए तो एक अलग ही तरह का क्रेज नजर आता है। तो सर वो क्रिकेट का क्रेज है वो या इन क्रिकेटर्स का क्रेज है? नहीं देखिए, सितारे तो हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आप जिंदगी में देखो ना, आपको नायक नहीं मिल रहे। पहले वीर नायक जैसे देखा, महाराणा प्रताप है या पृथ्वीराज चौहान है, ऐसे नायकों की तलाश करता है हर समाज। आज भारतीय समाज में हम देख रहे हैं कि नायक नहीं मिल रहे, तो ये खिलाड़ियों में अपने नायक ढूंढ रहे हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो ये नायकों की तरह लोग देख रहे हैं और इनको ऐसे सितारों की तरह देखने लगे। इनको सितारा हैसियत मिल चुकी है। तो ये होता है, जो साधारण इंसान कल तक थे वो आज नायक हो गए। ये बात कोई बुरी बात नहीं। देखिए, मैं सोचता हूँ अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कमाता है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपए कमा रहा है, और एक इंडिया का टॉप क्रिकेटर्स अगर करोड़ों कमा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? वो भी अपने क्षेत्र का शीर्ष आदमी है। लेकिन यही है कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। क्या होता है कि सितारा पदवी तो आपको चाहिए इन्हीं लोगों के जरिए, क्योंकि इनके बिना आपकी सितारा पदवी नहीं है। लेकिन जब ये आपके आलोचना करते हैं, जब आप खराब प्रदर्शन करते हैं, तब आप इन पे नाराज हो जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा आपने खासतौर से लड़कियों में दीवानगी किस क्रिकेटर के लिए देखी अभी तक? नहीं, विराट कोहली के लिए अद्भुत दीवानगी है। अच्छा। मतलब ऐसे तो दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, आपकी भी होगी। ये सारे दुनिया भर में, पाकिस्तान की लड़कियां भी उन पर पागल हैं। अच्छा। और दुनिया भर में केवल उसको मैदान पर देखना चाहते हैं। दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि एक वो बंदा है भी अलग तरह का, क्योंकि वो कहता है कि भाई मुझे किसी को जवाब नहीं, मुझे देना है अपने आप को जवाब। आई एम पिटेड अगेंस्ट माई सेल्फ। मुझे अपने भगवान ने जिस काम के लिए भेजा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, वही काम वो चाह रहे हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करूं, किसी कहने से नहीं करूं। तभी हम देखते हैं जब अगर जीत होती है तो वो मैदान में उसी एकदम भांगड़ा करते हुए भी नजर आते हैं। अपनी वाइफ के साथ में जब वो फोन पे बात करते हैं तो वो भी हम देखते हैं। तो ये भी एक अलग लोगों के मन में क्रेज लेकर जाता है। क्या रहता है, ये सब कब आता है? जब आपने जीवन में बहुत बलिदान किए रहते हैं। उनके पिताजी की कहानी हमको मालूम है कि बहुत अच्छी उम्र में डेथ हो गई थी और वही उनको सिखा रहे थे। ये तमाम चीजें जो अब आप सहन करते हैं ना जिंदगी में, तो जिंदगी की सच्चाइयां आप समझते हैं कि ये सब भौतिक चीजें हैं। आपके साथ जाता है आपका प्रदर्शन, बिल्कुल, और आप लोगों की निगाहों में सिर्फ छोड़िए, अपनी निगाहों में कैसे हैं। जब आप कांच के सामने देखते हैं ना, अपनी निगाहों में शर्मिंदा तो नहीं है। तो वो विराट कोहली ये कहते हैं, सचिन तेंदुलकर भी ये कहते हैं कि मुझे लोगों की परवाह, लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने आप को जवाब देना है। जैसे मैं भी जब कमेंट्री करता हूँ, तो एक गलती कर दी, मान लोग कितना भी कहें कि आप बहुत अच्छे कमेंटेटर, लेकिन एक गलती जिस दिन हो जाती है ना, दिल उदास हो जाता है, दिल बैठ जाता है। तो ये होता है, हर कलाकार के साथ होता है, और क्रिकेटर्स के साथ तो बड़े कलाकार होते हैं। सही बात है सर। चूंकि आप इंदौर से हैं और आपकी इस जो बुक है उसमें मुश्ताक अली और CK नायडू साहब का भी जिक्र है, उनके बारे में जरा बताइए। वो किस तरह के शख्स रहे हैं, उनका क्या अंदाज है, क्या बात है? कर्नल CK नायडू तो कहते हैं ना 1932 में भारतीय टीम के कप्तान, पहले कप्तान भारत के पहले कप्तान इंदौर के कर्नल CK नायडू। तो हमें इंदौर के लिए उन्हें गर्व है। बल्कि कहीं पे बात हो रही थी कि इंदौर का नाम बदलकर क्या रखना चाहिए, तो किसी ने कहा नाम कोई लता मंगेशकर चूंकि वहां जन्मी है, या फिर अहिल्याबाई होलकर। तो मैंने कहा था भाई कर्नल CK नायडू के नाम पर भी विचार करना चाहिए। और उनका एक किस्सा, बहादुर, मतलब अत्यंत बहादुर। उस समय तो देखिए, ये हेलमेट वगैरह तो बहुत बाद में आए, तब होते ही नहीं थे। दत्तू फटकर की एक गेंद, जो इंडिया के बहुत फास्ट बॉलर थे, इनकी उम्र थी 50 से ऊपर। एक जगह बैटिंग करने गए थे, तो उनकी एक शॉर्ट पिच बाउंसर पर उनके दांत पर लग गई और 2 दांत उखड़कर जमीन पर गिर पड़े। उसके ऐसे 2 दांत बिल्कुल नीचे जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि और खून बहने लगा। तो दत्तू फटकर घबरा गए, कर्नल साहब को लग गई। लेकिन बहादुर कर्नल ने कहा कि उन्होंने अपना रुमाल निकाला, दोनों दांत जेब में रखे और कहा दत्तू फटकर को कि फिर से बॉलिंग करो, जाओ। दत्तू फटकर घबरा गए। अगली गेंद उसने आधी स्पीड से की। हिंदुस्तान का सबसे फास्ट बॉलर था। तो ये नाराज हो गए, नहीं फुल स्पीड से बॉलिंग करो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो उससे पूरी उसी रफ्तार से बॉलिंग कराई। 53 रन बनाए उन्होंने, हाफ सेंचुरी बनाई। ये कर्नल CK नायडू की बहादुरी, मतलब अनुशासन प्रिय। और भारतीय क्रिकेट में उनका, लोग कहते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े कप्तानों में से एक अगर
नाम लिया जाए तो कर्नल सीके नायडू। मुश्ताक अली का जहां तक सवाल है, मेरे साथ तो काफी समय उन्होंने भी गुजारा। कर्नल सीके नायडू का आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था वास्तव में, इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा था, तो वो मैंने इंटरव्यू किया था। तो और ये जो मुश्ताक अली साहब, मुझे याद है कि बहुत अच्छे इंसान थे, फिटनेस बहुत अच्छी थी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जो अलग तरह का क्रिकेट, आज का जैसे T20 क्रिकेट होता है ना, उस तरह का क्रिकेट तब खेलते थे। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को लेग साइड में जैसे सूर्य कुमार यादव मारते थे, उस तरह का खेल वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते थे। तो उनके खेल को गूंगे का गुड़ जिसको कहते हैं वैसा कहा जाता था। अच्छा। तो इसी कारण बहुत रन न बनाए, उनकी शैली की आज भी प्रशंसा की जाती है। और एक समय इतने मतलब दिलदार आदमी थे, एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मुश्ताक अली को भेजा है क्रिकेट का बल्ला देके खेलने के लिए, लता मंगेशकर को भेजा है गाना गाने के लिए, और सुशील दोषी तुझे भेजा है क्रिकेट की हिंदी कमेंट्री करने के लिए। क्या बात है। सर, आपने कई कैप्टन्स की मतलब मार्गदर्शन में टीम को खेलते हुए देखा, कमेंट्री की, चाहे बात सुनील गावस्कर की करें, कपिल देव की करें, सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, विराट कोहली। अगर मैं इन पांचों की अगर बात करूं तो इनमें अभी आपको प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे यूनिक, सबसे खास क्या लगा? और खासतौर से अगर हम सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की अगर बात करें तो कोई किस्सा अगर भी आप। देखिए, कप्तानों के हिसाब से तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी भी थे। तो कप्तानों के हिसाब से तो महेंद्र सिंह धोनी सर्वमान्य तरीके से सबसे बड़े कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के, तो वो सभी मानते हैं। सुनील गावस्कर स्वयं ये बात मानते हैं कि, और सभी सौरव गांगुली और सभी ये बात कहते हैं। तो उन कप्तान की तरह से कि एक साधारण खिलाड़ी, कहते हैं ना कि आप किस तरह प्रेरित कर सकते हो टीम को, और सबसे अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे ले सकते हो, ये उनके बराबर कोई कप्तान नहीं रहा। तो उनको तो मैं भी मानता हूँ कि वो जो करते थे। और आपको याद है वो 2007 में जो विश्व कप जीता भारत ने उनकी कप्तानी में, तो जोगिंदर सिंह को उन्होंने आखिरी गेंद कराई थी। और जब वो कराई थी ना, तो हम सब कमेंट्री बॉक्स में, हम जैसे बुद्धिमान लोग बैठे थे, हमने एक स्वर में कहा था कि मरवा दिया, ये अब हार जाएगी भारत। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को विश्वास था कि ये जिता देगा, और वो जिता दिया, और भारत को इसमें आउट कर दिया, मिसबाह उल हक को, और भारत वो मैच जीत गया, अन्यथा हार निश्चित थी। तो महेंद्र सिंह धोनी, जो कहते हैं ना अनहोनी को होनी कर दे, वो महेंद्र सिंह धोनी। क्या बात है सर। जब भी किसी इंदौरी की बात होती है तो पोहे का जिक्र जरूर निकल आता है, और मुझे ध्यान है दक्षिण अफ्रीका आप गए थे और इस दौरान पोहे को लेकर भी एक किस्सा था, आपको एक चिट मिली थी पोहे वाली, सब वो किस्सा क्या है? हाँ, तब एक खंडेलवाल परिवार को इंदौर में ही रहने वाले थे, और डरबन की बात है। और जैसे ही मैं अपने रूम के बाहर पहुंचा तो एक चिट मिली। अच्छा। कि हम इंदौर से हैं और आपको पोहे खिलाना चाहते हैं। तो वो इस बात ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने तुरंत उनको फोन किया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर घर ले गए मुझे, और पोहे, दरअसल पोहे बनाकर खिलाया। लेकिन इंदौर की विशेषता डरबन में देखकर, और उनका जो स्नेह था, देखिए क्रिकेट स्नेह की डोर। क्रिकेट को मैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक खेल क्यों मानता हूँ, क्योंकि शमी एक मुसलमान बॉलिंग करता है, कप्तान है रोहित शर्मा, पंडित है, ब्राह्मण है, और स्लिप में पंजाबी है विराट कोहली, वो तालियां बजा रहा, विकेट ये ले रहा है, कैच कर रहा ब्राह्मण, और वो कप्तान भी है। तो ये गले मिलकर 11 खिलाड़ी गले मिलते, इससे बड़ा लोकतांत्रिक विचार कहाँ हो सकता है। तो क्रिकेट जो है पूरे देश को इसीलिए जोड़ता है। सर, कई बहुत ऐसी बातें मुझे लगता है जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, खासतौर से आंखों देखा हाल में बहुत से ऐसे किस्से हैं, कई क्रिकेटर्स की, कई मैचेस की अंदरूनी भी बातें हैं, धर्मवीर भारती का भी इसमें जिक्र है सर। लेकिन आप जब आंखों देखा हाल लिख रहे थे तो मुझे लगता है कि एक किताब में उन तमाम अनुभवों को समेटना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतने ढेर सारे अनुभव होंगे, इतनी ढेर सारी बातें होंगी। ऐसी सबसे कौन सी खास बात आपको ऐसी लगी जो बड़ी मजेदार हो, खासतौर से आंखों देखा हाल के लिए? नहीं, देखिए वैसे तो किताब उस समय कोविड का समय चल रहा था, तो वक्त बहुत था, तो सारी चीजें तथ्य बराबर निकाल कर करने में मजा भी आया, बिकॉज वक्त निकल रहा था। और पूरा देखिए, आप पूरी जिंदगी फिर से देखते हैं, अच्छा लगता था। और दूसरी बात मुझे याद है कि मेरी पत्नी से एक सहेली पूछ रही थी उनकी कि ये इतने धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं कि आपके सामने भी कभी बोल पाते हैं? तो उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती। और दूसरी बात, जैसे मैं कहता हूँ, अनुवाद नहीं करना चाहिए।
तो अनुवाद जैसे कमेंट्री में अनुवाद नहीं करना चाहिए, बजाय हिंदी में सोचना। एक बार मैंने अनुवाद करने की कोशिश की, मैं भी फंस गया था। अनुवाद यूं कहता था कि बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए, जैसे बोलते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, तो मैंने उसको बोलना शुरू किया कि सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब रेखा मेरी पत्नी का नाम तो वो बोलने लगी कि मालवी हैं, ये सीमा तो, रेखा तो मैं हूँ, लेकिन ये सीमा कौन है? तो एक ये भी एक ये कभी भूल नहीं सकता। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में एकाग्रता बरत के साहित्य का काम भी है इसमें, और अपनी जीवनी को इस तरह से फिर से क्योंकि मेरी जिंदगी 50 साल की भारतीय क्रिकेट की जिंदगी की कहानी भी है। बिल्कुल सही। तो मैंने ये अपने आप को अहम नहीं माना, 50 साल की जिंदगी की क्रिकेट की जिंदगी की कहानी भी है। सर, आपने जब किताब लिखी उसका अनुभव तो बताया, कई किस्से आपके हैं, लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस समय तो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, मैसेंजर्स के लिए हम देखते हैं सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, चिट्ठियां ही हैं। आपको भी कई प्रपोजल आए होंगे, क्योंकि भाई क्रिकेट की दीवानगी जो थी वो क्रिकेटर्स के लिए तो है, लेकिन जिसको लोग सुन रहे हैं आवाज की दीवानगी, आपके लिए भी प्रपोजल, प्रेम पत्र आते होंगे? बहुत आते थे। हाँ। बहुत आते थे, और उसका कोई किस्सा? तब लगता था कि हम भी खुश हैं लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक बात मुझे मालूम थी कि ये सब पत्र जो लिखे जा रहे हैं, तो इस कारण की मेरी आवाज अच्छी, और मुझे मालूम था, शक्ल से मैं थोड़ा गया गुजरा ही था शुरू से तो मुझे मालूम था कि ये जो आवाज, जो मेरी शक्ल नहीं देख रहे, शक्ल देखकर इनको निराशा होगी। सर, ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई चिट्ठी आपको याद हो जो आपको, मतलब आपके भी मन में कुछ तो एकदम नहीं, देखिए मुझे एक मुझे याद है कि मैं जब 25 साल की, जैसे ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैं 27-28 साल का था, तब एक चिट्ठी मुझे आई थी कि आपकी आवाज़ से मैं बहुत प्रभावित हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरी उम्र केवल 35 साल है, कृपया अपनी पुत्री की तरह समझकर मुझसे बात कर। मतलब वो समझ रही थी कि मेरी आवाज़ जितनी मॉड्यूलेटेड आवाज़ थी, उनको लग रहा था शायद मैं 60 साल 65 साल का हूँगा। तो ऐसा करके लेकिन ऐसे में निराशा तो होती थी। मैं कई बार कहता हूँ कि जिस काल में मैं दर्शनीय था, तब मुझे सुनाया गया, श्रवणीय रहा तब मैं, लेकिन जब श्रवणीय हूँ आजकल, तो आज टेलीविजन पर ज्यादा आ रहा है। आपने कभी किसी चिट्ठी का जवाब दिया या नहीं दिया? तो चिट्ठी का देखिए, चिट्ठी का जवाब मैं तो बहुत शर्मीला आदमी था। कभी सबसे पहले तो बाबूजी को ही बता देता था, वो भी मेरे को धप्पल मारते थे, क्या आदमी है, इस तरह की बातें बताई जाती कि पिता को। लेकिन पिताजी से मेरा संबंध बहुत अलग तरह का था, जैसे एक अलग धरातल पे था, इसमें कोई छुपावट किसी भी तरह की नहीं। शायद सर यही वजह है कि जब आपके नाम पर होलकर स्टेडियम में बाकायदा एक कमेंट्री बॉक्स जब समर्पित किया गया था, तब आपने वो भी एक तरह से अपने पिताजी को ही समर्पित किया, और आप उस समय भी बड़े भावुक हो गए। नहीं, उस समय दरअसल में ये लगा कि ये तमाम पुरस्कार जो मिले, पद्मश्री से लगाकर ये तमाम चीजें, ये वास्तव में हक तो उनका ज्यादा बैठता है। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, क्या मैं अपने बेटे के लिए इतना सब कर पाता? मुझे लगता शायद नहीं करता। मैं कहीं ना कहीं कोफ्त हो जाती, मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा करता, और उनको याद दिलाता कि इतना पैसा नहीं है। तब तो कुछ भी पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने सब किया। और एक इंटरव्यू में मुझे याद है, मैंने जब पद्मश्री मिला था, तो मैंने ये कहा था कि पद्मश्री मिलने की इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी ये है कि मेरी माँ के सामने ये पद्मश्री मुझे मिला है। और मेरी माँ ने तब ये कहा था कि जिसके बेटे को पद्मश्री मिल गया, उसको अब जीवन में अब और क्या चाहिए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। तो एक माँ के मन में ये बात आई तो मुझे लगा कि बहुत, मतलब माँ को मैंने कहीं ना कहीं तो खुश किया। बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊं, 70 के दशक से लेकर 2024 अभी तक, अब तक 56 साल वाला जो है वो पूरा सर का ये कमेंट्री वाला पूरा हम सीन देख रहे हैं। सर, इस बार आपने कई बेहतरीन एक से बढ़कर एक अनुभव तो बताए, लेकिन ऐसा भी कभी कोई मौका आया जब आपको लगा फंस गए हैं, अब इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है? नहीं, ये मैं एक बात कहता हूँ, एक तो सरल हृदय रखो ना, तो आप फंसते ही नहीं। नंबर अच्छा। 1, कभी नहीं फंसते, क्योंकि आपको सच्चाई बोलनी, और सच्चाई सामने है, ऐसे कोई दुराव छुपाव है नहीं। अगर कहीं तरद्दुद भी है तो आप कह दीजिए कि मुझे तरद्दुद है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो एक बात आपने जो बात बताई ना, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कई चीजें ऐसी होती जैसे समय बदल रहा है, और वक्त के साथ आप नहीं चलोगे तो वक्त आपको झुठला देगा, वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो मेरे इतने समय तक रहने का क्या कारण कि 1968 से कमेंट्री करता हूँ, आज भी करता हूँ। टेस्ट मैच में 5 दिवसीय क्रिकेट इतना बदल गया, देखिए कपड़े बदल गए, गेंद का रंग बदल गया, रात दिन के मैच अब रात को होने लगे,
कितना कुछ क्रिकेट, दर्शक बदल गए, लोगों का रवैया बदल गया, पावर सर, प्ले का commentary का pattern बदला क्या? कमेंट्री बदल गई, क्योंकि जब T20 क्रिकेट होती है तो रोमांच ज्यादा डालना पड़ता है, टेस्ट मैच होता है तो आपको अलग तरह से बात करनी पड़ती, गहराई ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए मेरा बेटे से एक बात चल रही थी, तो मेरे बेटे ने कहा, से मैंने पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस, आपके व्यवसाय में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो उसने जवाब दिया, बाय नॉट कमिंग हियर। तो आप समझिए, मैं इस बात से समझ गया जिंदगी में कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो पैसे बचाने की सोचूंगा, ये लोग पैसा कमाने की सोच रहे हैं, मीन में एक निकालूंगा। तो मुझे अगर वक्त के साथ चलना है तो वक्त के साथ ही मुझे चलना पड़ेगा। सर, लेकिन वक्त के साथ ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप लेकर साथ में चलते हैं, और आपको कैसे इंस्पिरेशन मिलता है नई चीज को सीखने का? नई चीजें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मनुष्य जिस दिन नई चीजें सीखने का मन खत्म कर देता, उस दिन समझना उसकी भौतिक मृत्यु भले ही नहीं, मानसिक मृत्यु हो चुकी है। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि हमेशा सीखने की कशिश एक दिल में कुछ, क्योंकि जीवन में उत्साह ही उससे आता है। कई लोगों को पैसे कमाने से उत्साह आता है, मुझे जीवन में कोई नई चीज, कोई एक अच्छी चीज मिल जाए। आपने कोई अच्छी चीज कह दिया आज, तो सारा दिन अच्छा गुजरता। तो नई चीजें सीखने में तो मैंने हमेशा कमेंट्री में नए शब्द, अब जैसे शंका का गलियारा जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं उसे शंका का गलियारा कहा। और सारे चैनल्स ने कहा कि साहब इससे अच्छा शब्द तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी अच्छा शब्द है शंका का गलियारा। शंका के गलियारे में बोलिंग कर रहे हैं जहां से पता नहीं चलता बैटर को कि ऑस्ट्रम के बाहर से अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ, ये शंका में। तो शंका का गलियारा तो इतना अच्छा शब्द है कि, तो ऐसे कई शब्द स्वतः निकलते हैं क्योंकि आप चीजों से प्रेरित होते हैं। सर, एक चीज मैं जरूर पूछना चाह रही हूँ, मुझे लगता है क्योंकि बीइंग अ फीमेल हमेशा हम ये देखते हैं कि क्रिकेट की दीवानगी तो है, और जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको लेकर भी गजब का क्रेज है। लेकिन सर, आज भारतीय महिला टीम जो है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बैलेंस या बराबरी में एक बड़ा लंबा सा गैप है। आप ये फील करते हैं क्या? बिल्कुल, ये शुरू में तो था, अब लेकिन फिटनेस के बारे में भारतीय महिलाएं भी सोचने लगी। देखिए, अर्थशास्त्र जो होता है ना, वो इंसान की गतिविधियों को संचालित करता है। सारा अर्थ, आज अमेरिका क्यों क्रिकेट खेल रहा है? अर्थशास्त्र के कारण। तो भारतीय महिलाओं को भी अब बराबरी का दर्जा मिल गया है। तो महिला, अब लोग अपने लड़कियों को खेलने पहले लोग नहीं ले जाते थे, पेरेंट्स कहते थे असुरक्षित जगह लड़कियों क्यों भेजें, आप लड़कियों को हाथ पकड़ कर सिखाने ले जाते। और फिटनेस रिजाइम एक उनकी भी हो गई है कि फिटनेस के प्रति उनका रवैया अच्छा हो गया। कैचेज लेती हैं, भाग कर कैचेज लेती हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर तो मतलब डाइव करती, ये तमाम चीजें देखकर अच्छा लगता है। और भारत की उन्नति अगर आज हो रही है ना, क्रिकेट में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में। देखिए, पहले महिलाएं काम ही नहीं करती थी, घर में ही काम करती थी। तो भारत का आधी आबादी तो काम नहीं कर रही, घर में ही काम कर रही। आज भारत में जब इतना देख रहे हैं कि IT सेक्टर में कितनी लड़कियां ज्यादा, लड़के कम, तो ये जो बढ़ोतरी आज भारत में देख रहे हैं, ये किसी के व्याख्यान से नहीं बल्कि लड़कियों के काम करने से, आप जैसी कन्याओं के काम करने से ये सब बढ़ रहा है काम। बिल्कुल सर, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई यंग जनरेशन है, यूथ है, वो समझना चाह रहे होंगे, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। अगर कोई कमेंट्री में अपना करियर बनाना चाहता है, एज अ कमेंटेटर अपने आप को देखता है, तो सर उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो एंटर कर सकते हैं इस फील्ड में? नहीं, देखिए, ऐसे तो मैंने एक किताब भी लिखी है कि क्रिकेट कमेंट्री एक कला, एक विज्ञान। तो कमेंट्री कैसे करें, इसी के बारे में सब चीजें हैं, सारे मेरे जीवन के अनुभव। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो किताबें खरीदें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमेंट्री में कुछ बातें जो बेसिक्स हैं, जो मूल तत्व है, वो ये कि एक तो उस खेल की जानकारी होनी चाहिए, जो खेल के बारे में आप बात करना चाहते हैं, उस भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, सरल भाषा में बात करो, छोटे छोटे वाक्य बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ, लंबे लंबे वाक्य बोलने की कोशिश मत करो। और टेलीविजन पर अगर आप कमेंट्री कर रहे हो तो लेट द पिक्चर स्पीक, मतलब दृश्य को अपने आप बोलने दो। जैसे रिची बेनो ने कहा ना कि अगर आप उस दृश्य में कुछ जोड़ न सकें तो काइंडली शट अप, आप चुप रहिए, बजाय इसके कि अनर्गल बोलो। और हमेशा सार्थक वाक्य बोलो। मतलब अगर टेलीविजन पर बात कर रहे हो तो अगर आपके पास बोलने के लिए नहीं, चुप रहिए। खामोशी की भी बड़ी आवाज होती है, तो ये चुप रहिए, लेकिन अनर्गल कभी मत बोलिए। और ऐसी बात बोलिए जिसका कुछ, ऐसी बात मत बोलिए जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरर्थक बातें मत बोलिए। ये एक हर क्षेत्र, ये तो जीवन में भी
ये बात सीखना ही और मुझे लगता है सर जैसे आपने करियर की शुरुआत की तो आपने तो एज अ बाथरूम कमेंटेटर अपने आप को देखा था। अब जो यंग जनरेशन है वो भी ऐसी प्रैक्टिस करते हुए अपने आंखों से, खुली आंखों से सपने देखेंगे तो साकार जरूर हो नहीं, जाएंगे। वो भी। और आज तो टेलीविजन पर रोज मैच चलते हैं, खुद अभ्यास कर सकते हैं मैच देख के। हमारे वक्त तो ये सब था नहीं था। हमें तो ग्राउंड पर ही कहीं मैच हो तो उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। ये तमाम चीजें अभी तो देखिए। और मैं खुद क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन गरीबी के दिन थे, बन तो पाया नहीं। तो चलो अब समालोचक ही हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है कि उन दिनों इतने अवसर भी नहीं थे, गरीबी के दिन थे। तो 2 वक्त खुद का एक रोजगार कमाना और ये तमाम चीजें थी। आज तो ईश्वर की कृपा, लेकिन तब तो संघर्ष करना पड़ा था और बड़ी मुश्किल से शादी ब्याह भी हो पाया जिंदगी में, बड़ी मुश्किल से सेटल हो पाया। हाँ सर, ये भी बात है कि जब शादी का रिश्ता आया तब क्या बताया माता पिता ने कि हो जाता होगा, कैसे हुई वो शादी? अरे बाप रे बाप, उस समय तो कलाकारों के प्रति इतनी हीनता का भावना थी और जैन समाज में तो ज्यादा ही थी। जो शादियां कराते हैं ना, बायोडाटा एक्सचेंज कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जो बायोडाटा है उसमें से ये हटाइए कि आप कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार है मतलब सामने वाले समझेंगे लड़के वाले कि यार आप तो बिल्कुल हैंड टू माउथ है तो आपको कौन लड़की देगा। तो ये तो फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पत्नी का कि एक आदमी जो इतना पागल है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट बकता रहता रात में भी, उसके साथ शादी करके इतने साल तक रिश्ता निभाया, ये मामूली काम नहीं है। सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। मुझे लगता है खासतौर से जो क्रिकेट की फील्ड है उसको समझने का, उसको जानने का, क्रिकेट का आंखों देखा हाल जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं वही चीज को देख रही हूँ, सुन रही हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद द किस्सा के साथ में इतने ढेर सारे किस्सा शेयर करने के लिए। नहीं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सुनाने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है। क्या बात तो आपने इतनी देर धैर्य रखकर सुना, उसके लिए आपका भी शुक्रिया और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किस्सा में आज के लिए इतना ही। इसी तरह के कई और दिलचस्प किस्से लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।